Assalamu alaikum friends. Today we are going to talk about Toni Morrison's novel Jazz. Toni Morrison is a Nobel Prize winning American author, editor, and professor. Her novels are known for their epic themes, vivid dialogues, and richly detailed black characters. क्योंकि टोनी मॉरिसन के नावल में हमें ब्लैक लोगों का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इवन जैज़ नावल भी ब्लैक लोगों के बारे में ही है। 1949 में मॉरिसन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से उन्होंने 1953 में बीए इन इंग्लिश की डिग्री ली एंड फिर इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिर 1955 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली इन इंग्लिश। Toni Morrison is currently a member of editorial board of the National Magazine. बेसिकली ये नॉवल जैज़ 3 करेक्टर्स के गिर्द घूमता है। फर्स्ट वन है वियोलेट। वियोलेट इज़ a 56 year old woman living in Harlem with her husband. जो ट्रेस इज़ हर हस्बैंड, वियोलेट्स हस्बैंड। जो ट्रेस इज़ ए गुड लुकिंग मैन इन हिज लेट 50s। देन इसमें थर्ड करेक्टर है डॉर्कस का। डॉर्कस एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की है जिसका अफेयर चलता है जो ट्रेस के साथ। इस नॉवल में टोनी मॉरिसन अमेरिका में बसने वाले कालों की ज़िंदगी के बारे में बयान करती हैं कि ख़ास तौर पर वुमेंस पर डाले जाने वाले मुजालिम और उनकी कल्चरल शिकस्त का जिक्र करती हैं। नावल की कहानी बुनियादी तौर पर 3 करेक्टर्स वियोलेट, जो और डॉर्कस के गिर्द घूमती है। वॉयलेट और जो की उम्रें 50 वर्ष से ज़्यादा हैं और वो एक गैर मुतमिन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी कोई शादी इतनी ज़्यादा खुशहाल नहीं है। दरअसल इनकी कोई औलाद नहीं है और वॉयलेट चूँकि एक खुश्क मिजाज खातून है, इसलिए इसके ताल्लुकात अपने शोहर जो से खुशगवार नहीं हैं। इन हालात में किसी भी मर्द का तो अपनी बीवी से दिल उठ जाएगा ना, तो वो भी डॉर्कस को पसंद करने लग जाता है क्योंकि उसकी उम्र छोटी होती है डॉर्कस की और वो खूबसूरत भी होती है, तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। डॉर्कस अपनी आंटी जिसका नाम एलिस मैनफ्रेड है उनके साथ रहती है। जो और डॉर्कस की मुलाकात इस तरह होती है कि जो के ख़वातीन की आराइशो ज़ेबाइश का सामान फ़रोख्त करता है, डॉर्कस की आंटी के घर आता है। इनके इस रोमांस का सिलसिला अक्टूबर 1925 से 1 जनवरी 1925 तक चलता है। इस दौरान इनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और जो डॉर्कस को हर मुलाकात पर उसको गिफ्ट वगैरह भी देता है। इन खुफिया मुलाकातों के लिए जो अपनी नेबर औरत मेलवर्न की मदद लेता है और इसके घर के एक खाली कमरे में इनकी मुलाकातें होती हैं। लेकिन 17 साला डॉर्कस जल्द ही जो से उकता जाती है और एक नौजवान एक्टन से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो उसके साथ नाइट क्लब्स में जाती है, वहाँ डांस करती है। जो को जब इस हकीकत का पता चलता है तो वो उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉर्कस इसे बुरे तरीके से रिजेक्ट कर देती है। इन हालात से दिल बर्दाश्त होकर एक दिन जो इस नाइट क्लब में चला जाता है जहाँ डॉर्कस एक्टन के साथ डांस कर रही होती है। वो डॉर्कस पर गोली चलाता है जो उसके कंधे पर लगती है। डॉर्कस लोगों को एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देती है और यूँ बहुत ज़्यादा खून बह जाने के सबब वो मर जाती है। यूँ हर एक को पता चल जाता है कि जो और डॉर्कस का अफेयर चल रहा था। चाचा जिस दिन डॉर्कस को दफन किया जाना था, जो कि बीवी वॉयलेट वहाँ आती है और डॉर्कस के चेहरे पर खंजर से हमला कर देती है और इसकी डेड बॉडी का चेहरा भी गाड़ देती है। कुछ अरसे बाद वो डॉर्कस की आंटी एलिस मैनफ्रेड के यहाँ जाती है। यूँ दोनों औरतों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों ही दुखी होती हैं और एक ही गम से दो चार होती हैं। ताहम कुछ अरसे बाद वॉयलेट और जो किसी हद तक अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने में कामयाब हो जाते हैं और इसमें बड़ा किरदार डॉर्कस की दोस्त फेलिस अदा करती है। जो वॉयलेट और डॉर्कस की स्टोरी बयान करते हुए राइटर इन करैक्टर्स के पास्ट को भी खंगाल कर हमारे सामने पेश करती हैं ताकि हम इन करैक्टर्स से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकें। मिसाल के तौर पर जब हम वॉयलेट के करैक्टर को देखते हैं तो वो हमें एक गुस्सीली और मार पिटाई करने वाली औरत के तौर पर सामने आती है,
لیکن اس کی وجہ وہ ماحول ہے جس میں وہ پلی بڑی تھی۔ وائلٹ کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا اور اس کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں روز ڈیئر نے کنویں میں چھلانگ لگا کر سوسائڈ کر لی۔ چنانچہ وائلٹ کی دیکھ بھال اس کی نانی، جس کا نام ٹرو بیلے تھا، اس نے کی۔ جو کا تعلق بھی امریکہ کے اسی علاقے ورجینیا سے تھا جہاں وائلٹ پلی بڑھی۔ جو کو بھی تقریباً اسی قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا اور ایک شکاری ہنری لیسٹروئے نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ جو کو اپنی بایولوجیکل مدر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اگرچہ ہنری لیسٹروئے کے بقول ایک خانہ بدوش خاتون وائلڈ اس کی مدر ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جو اور وائلٹ کی ملاقات کھیتوں میں کام کرنے کے دوران ہوئی، پھر انہوں نے شادی کر لی اور شہر ہیرلم میں منتقل ہو گئے۔ سٹوری میں ہماری ملاقات کچھ دوسرے کریکٹر سے بھی ہوتی ہے، مثلا گولڈن گرے سے، جو ویرا لوئس گرے اور ہنری لیسٹروئے کا بیٹا ہوتا ہے۔ اس کی ماں ویرا لوئس گرے ایک انگریز خاتون ہے اور انتہائی امیر خاندان سے بلونگ کرتی تھی، لیکن وہ ایک نیگرو غلام ہنری لیسٹروئے سے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ جب اس کے گورے والدین کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیگرو غلام کی بچے کی ماں بننے والی ہے تو وہ اسے ایک بڑی رقم دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ گولڈن گرے کی پرورش اس کی ماں ویرا لوئس گرے اور اس کی ملازمہ ٹرو بیلے کرتے ہیں۔ ٹرو بیلے وائلٹ کی نانی بھی ہے۔ جب گولڈن گرے کو اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے کالے باپ کو مارنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات اس خاتون وائلڈ سے ہو جاتی ہے جسے جو کی والدہ بتایا جاتا ہے۔ وائلڈ اس وقت پریگننٹ ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسے اپنے باپ ہنری لیسٹروئے کے گھر لے جاتا ہے جہاں وہ جو کو پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد وائلڈ اور گولڈن گرے جنگل میں گھر بنا کر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور شہر کی زندگی سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن ٹونی موریسن کا یہ ناول افسانوی رنگوں کے ساتھ ساتھ کچھ تلخ حقیقتوں سے بھی بھرپور ہے اور وہ مختلف ثقافتوں کے ثقافتوں کے نتیجے سے پیدا ہونے والے مسائل کو بڑی خوبصورتی سے اس ناول میں بیان کیا گیا ہے۔